बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 के बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हम करने लगे हैं बच्चों, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों सबसे पहले तो आपको वर्क डन का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर जो थीटा है, आपको पता है कोज की किस एंगल के ऊपर वैल्यू जीरो होती है, और वो वैल्यू होती है 90 डिग्री। ये दी गई ऑप्शंस में तो कोज 90 डिग्री क्योंकि जीरो होता है, तो एफ डी को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको ओवरऑल वर्क भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो याद रखिएगा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसी तरह वो कहता है इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ गई है, तो जब परपेंडिकुलर आ गई है, थीटा 90 डिग्री आ गया और थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये भी हमने ऊपर भी देख लिया था। अच्छा, इधर से ही दो एमसीक्यूज और बनते हैं। अगर हम थीटा को बच्चों 0 डिग्री पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0 डिग्री, और इधर से एक एमसीक्यू ये बनता है अगर हम थीटा को पुट कर दें 180 डिग्री। याद रखिएगा थीटा 0 डिग्री से मुराद है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, 180 डिग्री से मुराद है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। अगर तो एंटी पैरेलल होंगे तो कोस 180 डिग्री क्या होगा, माइनस होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव वर्क डन। क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा। इसी तरह अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो फिर कोस 0 + 1 होता है, तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव आता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन जीरो आता है। ओके नाइस। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। भाई मेरी बात सुने। अच्छा, ये इसको भी करने से पहले फोर्स का यूनिट भी अगर देख लेना, हम आपको पता है फोर्स का वर्क का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, कोस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो ओवरऑल न्यूटन मीटर बन गया विच इज इक्वल टू जूल। तो याद रखिएगा जूल जो होता है वर्क का एसआई यूनिट भी होता है, और ये किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अगर हम न्यूटन को ओपन कर दें तो याद रखिएगा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड भी बनता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद वो न्यूटन होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो जब आप न्यूटन जो होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है, तो जब आप उसको मीटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मीटर की पावर 2 हो जाएगी। अच्छा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, तीसरे पे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए देखें, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात है आपने घबराना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ते आ रहे हैं आप, 1/2 mv²। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, उसने बोला है कि आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी, हम प्राइम लगा देते हैं। अच्छा, अब मैंने वेलोसिटी को डबल किया तो ये ले मैंने 2v लिख दिया, उसका स्क्वायर अपनी जगह पे। अब ये 1/2 और m को मैंने वैसे ही रखा, 2v का स्क्वायर होगा 4v²। अब कई नयाने हमारे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बच्चे वो 2 को 4 से काट देते हैं 1 मिनट लगा के, बचपन से कैलकुलेशन सीखी होती है। भाई इस 2 को काटना नहीं है, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी जो न्यू निकालना चाह रहे हैं उसको हम ओल्ड के साथ कंपेयर भी करना चाह रहे हैं कि वो पहले से कितनी हो गई है। तो अगर आप कट कर देंगे वो तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी नहीं, इसलिए चुप करके इस 4 को शुरू में ले आए। तो जब ये 4 शुरू में आ जाएगा, बाकी 1/2 mv² बच गया। अब ये 1/2 mv² जो है ये ओल्ड वाली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यानी जो पहले वाली थी, तो ये वाली, ये देखें इसको हमने 1/2 mv² बोला। जबकि अब जो न्यू वाली काइनेटिक एनर्जी आई है वो पहले से कितने गुना आ गई है, तो वो पहले से 4 गुना आ गई है, 4 गुना। तो आपका आंसर बन गया बिकम 4 टाइम्स। ये ऐसा एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, ठीक है। अगर इसी तरह मैं आपको एमसीक्यू देता हूँ कि अगर मैं अब क्वेश्चन आपको ये देता हूँ कि भाई मैंने क्या काम किया है, मैंने मैथ्स को भी डबल कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने वी को भी डबल कर दिया है। अच्छा, अब अगर मैं मैथ्स और वी दोनों को डबल कर दूं, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो भैया आप लोग चुप करके काइनेटिक एनर्जी प्राइम लिखें 1/2। अब मैथ्स को भी डबल किया 2m, स्पीड को भी डबल किया 2v, उसका आ गया स्क्वायर। अब ये 2 और ये वाला 2 अपनी जगह पे ये भी रखें, इसको ना छेड़ें। अच्छा, ये 1/2 वैसे ही रहने दें, ये 2m वैसे ही रहने दें, 2v का स्क्वायर 4v का स्क्वायर हो गया, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, वो 8 शुरू में आ जाएगा, 1/2 mv² अपनी जगह पे ही रहा। तो अब ये 1/2 mv² की जगह पे ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो देखें जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो पहले से 8 गुना आ गई है। तो ये एमसीक्यू बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर चेंज होके आ जाए तो फिर आपने घबराना नहीं है अब। अच्छा, इसके बाद वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस। जब आपने लिफ्ट करना है किसी भी बॉडी को तो याद रखिएगा जो आपका वर्क है
वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसका फार्मूला होता है mgh। तो m आपके पास कितना है 2 है, g आपको पता है 10 होता है, h आपको दे दिया 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10, तो आपका आंसर आ गया 100 जूल। तो बच्चों जो वर्क डन होगा उसको ज़मीन से ऊपर लेके जाने में वो 100 जूल होगा। इसके बाद 5वां MCQ कहता है काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की 25 जूल है और उसका मैस 2 किलोग्राम है, उसकी स्पीड कितनी होगी। नहीं जी 25 जूल और 2 किलोग्राम। अच्छा अब हमने क्या काम करना है भाई लोगों, काइनेटिक एनर्जी उसको देखें। काइनेटिक एनर्जी का देसी फार्मूला क्या पढ़ते हैं आप, वो आप पढ़ते हैं जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², यही पढ़ते हैं। अच्छा अब हमने तो निकालनी है v, तो हम क्या काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसने दे दी है 25 इज इक्वल टू 1/2 और मैस आपको दे दिया 2 और v² इधर रहने दें, ये 2 से कट गया तो 25 इज इक्वल टू v² आ गया। जब यहाँ पे हम अंडर रूट ले लेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 25 आएगा और अंडर रूट 25 जो होता है वो आपको पता है 5 होता है। सो योर आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इस MCQ का आंसर 5 मीटर पर सेकेंड बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों लाइट एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है वो फोटो सेल होता है। फोटो का मतलब लाइट, सेल का मतलब जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देगा। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट, अभी मैंने बताया जब भी किसी बॉडी को उठा के आप लेके जाते हैं ऊपर तो वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कोयल, कोयले के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, केमिकल एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, डैम्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, आम नहीं होती बल्कि कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह स्प्रिंग के अंदर जो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा आइंस्टाइन इक्वेशन में वो जो E इज इक्वल टू mc² की इक्वेशन है, इसमें जो c होती है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T, तो W/T को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो आपके इस MCQ का आंसर है चार्ली। ठीक है, और इसका वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अब जूल जो होता है ये न्यूटन मीटर होता है और नीचे सेकंड है, न्यूटन मीटर पर सेकंड इज आल्सो इक्वल टू वाट। तो ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ, और जूल हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड होता है, नीचे सेकंड है तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड भी बनता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड भी बनता है। तो ये जो वाट है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड के बराबर भी होता है। देखें किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड, ये होता है वाट के बराबर, ये होता है जूल के बराबर, ये होता है न्यूटन के बराबर। तो ये आपको तीनों ये बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी पता होने चाहिए। फिर इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में ही वर्क एंड एनर्जी में एफिशिएंसी का भी फार्मूला लिखा हुआ है। एफिशिएंसी का फार्मूला आपको पता है वही आउटपुट ओवर इनपुट होती है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। तो वो फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। और बच्चों उसके बाद आपकी बुक में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस की इनपुट एनर्जी और जो परसेंटेज एफिशिएंसीज हैं वो लिखी हुई हैं, उसको आपने टेबल को जुबानी अच्छे तरीके से देख लेना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो ले जी, ये थे आपके चैप्टर नंबर 6 के MCQs। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।